नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। 29 अगस्त साल 2020 की बात है। स्वीडन के माल्मो शहर में अचानक दंगे भड़के हुए थे। शहर की दुकानों और घरों को तोड़ा जा रहा था। कार और ट्रक सड़कों पर धू धू कर जल रहे थे। इससे 4 दिन पहले ही एक शख्स ने माल्मो शहर की मस्जिद के सामने प्रोटेस्ट करने की इजाज़त मांगी थी। उसने अपने आवेदन में लिखा था कि वो 28 अगस्त को मस्जिद के बाहर एक रैली करेगा, रैली में भाषण देगा। उस भाषण का मुद्दा था यूरोपीय देशों में हो रहा इस्लामीकरण। लेकिन पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। 28 अगस्त को रैली करने की मंशा से वो शख्स रासमुस अपने समर्थकों के साथ निकला। पुलिस ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। समर्थकों ने इससे नाराज होकर कुरान को निकाला, ज़मीन पर फेंका और उसमें आग लगा दी। साथ ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। इससे स्वीडन के स्थानीय मुसलमान नाराज हो गए। फिर क्या था, देखते ही देखते सारे देश नाराज हो गए और प्रदर्शन तब्दील हो गए दंगों में। तुर्की वाला खलीफा अलग, इस्लामिक देशों का हुक्का भरने वाला पाकिस्तान अलग से सुलग उठा। सऊदी से लेकर ईरान तक सब नाराज। जैसे तैसे मामला दबा। फिर 21 जनवरी साल 2023 को यहाँ एंट्री फिर उसी शख्स की हुई। उसने स्वीडन में तुर्की की एम्बेसी के सामने विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल भी गई। रासमुस और उसके समर्थकों ने वहाँ प्रदर्शन के दौरान कुरान की एक प्रति को फिर से आग में झोंक दिया। फिर से सारे मुस्लिम देश नाराज हो गए। तुर्की वाला खलीफा अब की बार तो ज़्यादा भड़क उठा और उसके साथ वही सब भड़क उठे जो पहले इस मामले में एक साथ भड़के थे। जैसे तैसे मामला दबा तो एक बार फिर स्वीडन उबल उठा और उबलने का कारण यही है कि एक बार फिर कुरान को जलाए जाने की घटना सामने आई है। इस बार तो ईद के मौके पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की सेंट्रल मस्जिद के बाहर बाकायदा एक व्यक्ति ने कुरान की प्रति को फाड़ा और उसे जला दिया। कुरान जलाने की घटना को लेकर तुर्की और सऊदी अरब ने तो कड़ी आपत्ति जताई ही, साथ ही कई मुस्लिम देशों ने अपने राजदूतों तक वापस बुला लिया। यहाँ तक कि इराक में तो स्वीडिश एम्बेसी पर ही हमला कर दिया। कारण क्या था? कारण ये था कि स्टॉकहोम मस्जिद के बाहर कुरान जलाने की जो बाकायदा अनुमति लेकर ये काम किया गया था। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी ने पहले कुरान के पन्ने फाड़े, फिर उससे जूते साफ किए और बाद में उसे आग के हवाले कर दिया। वहाँ करीब 200 लोग मौजूद थे जो इस सब को देख रहे थे। घटना में लिप्त जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसका नाम है सलमान मोमिका। बताया जा रहा है कि विरोध हुआ तो स्वीडन के प्रधानमंत्री तक भी बात पहुंची और उसने भी एक डिप्लोमेटिक बयान दे दिया। कहा मोमिका का प्रदर्शन कानूनी तौर पर सही है पर यह अनुचित था। यह पुलिस के ऊपर था कि वो इसकी इजाज़त देती या नहीं। लेकिन पुलिस क्या करती, क्योंकि स्वीडन की कोर्ट ने ही अप्रैल माह में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कुरान जलाने पर लगे बैन को हटा लिया था। ऐसे में सवाल है, आखिर स्वीडन में ऐसा क्यों हो रहा है? जो अब स्वीडन में हो रहा है, क्या ऐसा सभी यूरोपीय देशों में आगे होगा? क्योंकि 2 दिन पहले ही इटली में सरकार ने मस्जिदों के बाहर नमाज पर बैन लगाने के लिए एक कानून का मसौदा बनाया है। क्योंकि इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने अपने चुनावी अभियान के दौरान भी धर्म परिवर्तन समेत देश में मुस्लिम शरणार्थियों को रोकने के लिए कानून बनाने का वादा किया था। कारण मौजूदा समय में इटली में भी एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम शरणार्थियों और धर्म परिवर्तन की घटनाओं से परेशान है। अब इस मामले को समझने के लिए आप गिर्ट विल्डर्स के पिछले कुछ दिनों के ट्वीट देखिए। 24 जून को विल्डर्स ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था, शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद देखिए ये वीडियो। स्वीडन में बिना बात के बवाल था। 24 जून को ही विल्डर्स ने दूसरा ट्वीट भी किया था जिसमें लिखा था, यूरोप 2023 ये पाकिस्तान नहीं ब्रिटेन है। फिर 26 जून को एक ट्वीट किया और उसमें लिखा, ये इस्लामाबाद नहीं ये इटली है। इसी तरह 26 जून का विल्डर्स का एक और ट्वीट भी है जिसमें लिखा था, इटली में अफ्रीकी आक्रमण। और फिर एक ट्वीट आया उसमें लिखा था, आक्रमण बंद हो। आखिर क्या कारण है? स्वीडन का एक गुट बार बार जो लोगों को चेता रहा है कि तुम्हारे आगे मजहबी खतरा है, संभल जाओ, उसका कारण यही है कि मानव विकास सूचकांक में दुनिया के शीर्ष देशों में गिना जाने वाला स्वीडन अब आए दिन अल्लाह अकबर के नारों से आतंकित होता है। स्वीडन में शरणार्थी को वहाँ का खुलापन, महिलाओं की आज़ादी, लोकतंत्र, संविधान, प्रेस और कला की आज़ादी पसंद नहीं है। वो स्वीडन के नीले झंडे को हरा करना चाहते हैं। दरअसल कुछ लोग जीते जी अपनी कब्र खोद लेते हैं।
आज ये वो देश है जिन्होंने इस्लामिक शरणार्थियों को जमकर शरण दी। स्वीडन ने यूरोपीय देशों की तुलना में सबसे आगे बढ़कर इस्लामिक देशों से आ रहे शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। न केवल शरण दी बल्कि परिणाम की परवाह किए बिना इन लोगों को मुफ्त घर दिए, मुफ्त भोजन दिया, मुफ्त स्कूल दी, स्वास्थ्य सुविधाएं और भत्ते तक दिए। लेकिन बदले में यहाँ के करदाताओं और उनके बच्चों को मजहबी कट्टरता, हिंसा, यौन अपराध की सौगात मिली। मामूली बातों पर ये लोग दंगे कर देते हैं। स्वीडन में कत्ल हो रहे हैं और बार बार कर्फ्यू लग रहा है। हालांकि स्वीडन की सरकार को अब थोड़ा बहुत समझ आ चुका है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार करने को अभी वो तैयार नहीं है। दरअसल किसी भी देश के विवाद को समझना हो तो पहले उस देश के कल्चर को समझना जरूरी होता है। इस क्रम में स्वीडन का कल्चर कुछ ऐसा रहा है कि स्वीडिश लोगों के लिए ईसाई आस्था, चर्च या अन्य कोई मजहबी आस्था जीवन के केंद्र में नहीं है। पंत वहाँ बड़ा व्यक्तिगत मामला है। वहाँ खुलकर ईसाइयत के अंधविश्वास, उसकी रूढ़ियों की भी आलोचना होती है, उस पर सवाल उठाए जाते हैं। इसीलिए स्वाभाविक ही ये लोग इस्लामिक विचार, कुरान व हदीस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कुरान की काफिर और जिहाद की आयतों पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं और कुरान आग के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि वे ईसाई तौर तरीकों का भी इसी तरह विरोध करते आए हैं। स्वीडिश लोगों का मानना है कि स्वीडन स्वीडिश लोगों के लिए रहना चाहिए। उनका नारा है, जो लोग वहाँ शरण लेने पहुँचे उन्हें स्वीडिश संस्कृति को अपनाना होगा, उनके पहनावे, खान पान और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की इज्जत करनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि ये नौबत क्यों पहुँची। दरअसल एक समय स्वीडिश लोगों ने, किसी ने एक बच्चा पैदा किया तो किसी ने मन बहलाने को कुत्ता पाल लिया, जीवन का आनंद लिया। जब वहाँ पर लोगों की कमी हुई, श्रमिकों मजदूरों की कमी महसूस होने लगी, तो यहाँ की सरकारों ने अरब, अफगानी, पाकिस्तानी, अफ्रीकी कामगारों को बेहिसाब वीजा और नागरिकता बांटी। उसी का परिणाम है ये सब। नतीजा आज विनाशकारी साबित हो रहा है। स्वीडिश 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो शरणार्थी लाइन लगा रहे हैं। नतीजा जनसंख्या असंतुलन तेजी से बढ़ रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि स्वीडन का सामाजिक कल्याण योजनाओं का ढांचा चरमरा रहा है। स्कूल, अस्पताल से लेकर नगर निगम सभी बढ़ी चली आ रही इस भीड़ से आक्रांत है। कुछ नगर निगम तो दिवालिया होने की कगार पर है। बढ़ते हुए संगठित अपराधों से पुलिस हलकान है। छुरेबाजी और गोली की घटनाएं आम बात है। राजनीतिक तंत्र पर भी इस इस्लामिक शरणार्थियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। ये लोग स्वीडन की उन्नत जीवन शैली की सारी सुख सुविधाओं का लाभ मुफ्त में उठा रहे हैं, लेकिन स्वीडन की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाना नहीं चाहते, बल्कि दंगा फसाद और दबाव बनाकर उन्हें अरबी इस्लामिक तौर तरीकों में ढालना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्वीडन के अस्पतालों में हुए सर्वेक्षण के अनुसार 50% नर्स, चिकित्सक इन शरणार्थियों के आक्रामक और हिंसक व्यवहार को भुगत चुके हैं। अस्पताल की नर्स आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेने को मजबूर हुई है। चिकित्सा कर्मियों को बलात्कार और हत्या की धमकी दी जा रही है। सिर्फ कुछ साल में स्वीडन बलात्कार के मामलों में दुनिया के दूसरे क्रमांक पर पहुंच गया है। थानों में शिकायतकर्ताओं में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है। ज़्यादातर उनके खिलाफ यौन अपराध अथवा बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाने आ रही है। बताया जा रहा है कि ये बलात्कार दिन दहाड़े हो रहे हैं और शिकार होने वालों में 10-12 साल की बच्चियां तक भी मौजूद है। यूरोप की पहचान बन चुके म्यूजिक कंसर्ट में लड़कियां जाने से बचती है। इन आयोजनों में ये लोग गिरोह बनाकर अपराध करते हैं। भीड़ में ये लोग किसी एक महिला लड़की को चारों तरफ से घेर लेते हैं। घेरे के अंदर पुरुष बलात्कार करते हैं, जबकि घेरे के बाहर पुरुष लोगों का ध्यान बटाने और सहायता के लिए आने वालों को निपटाने का काम करते हैं। फिर अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर, ये क्रम चलता रहता है। ठीक उसी तरह जैसे अरब स्प्रिंग के दौरान महिला पत्रकारों व राह चलती महिलाओं के साथ किया गया था। इन घटनाओं के कारण यूरोप के कई मशहूर म्यूजिक बैंड स्वीडन में कार्यक्रम न करने की घोषणा कर चुके हैं। यानी जिस स्वीडन में करीब 20 साल पहले तक ना के बराबर मुसलमान थे, अब वहाँ धड़ाधड़ मस्जिदें बनने लगी है। बताया जा रहा है कि पूरे स्वीडन में 100 के लगभग ऐसे संवेदनशील क्षेत्र बन गए हैं जहाँ स्वीडिश लोग जाने से डरने लगे हैं। पुलिस भी स्वीडिश लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, इन इलाके से दूर रहने को कहने लगी है। हद तो ये है कि पुलिस की जान के खतरे के चलते इन इलाकों में कुछ छोटी मोटी पुलिस चौकियों को भी हटा दिया गया है।
यदि कोई शरणार्थी किसी का पर्स या चैन छीनकर भाग रहा और भागता हुआ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में घुस जाता है तो पुलिस उसका पीछा छोड़कर वापस लौट आती है। यदि कोई पुलिस वाला या प्रशासन का व्यक्ति सख्ती दिखाता है तो उसे नफरत फैलाने वाला नस्लवादी ठहराने के लिए सभी लोग तैयार बैठे हैं। उनमें वहाँ के वामपंथी है, समाजवादी है, उदारवादी है, प्रगतिशील है, नेता है, बुद्धिजीवी है, पत्रकार है, लेखक है। ये वही जमात है जिसने आज से 5-7 साल पहले बड़े बड़े बैनर लेकर, तख्तियाँ लेकर इन शरणार्थियों को शरण देने की मांग की थी। आज भी ये लोग और शरणार्थियों को आने देने की वकालत करते हैं। वे इन इस्लामिक शरणार्थियों द्वारा किए जाने वाले बलात्कारों को पुरुष मानसिकता से उपजी समस्या कहकर टाल देते हैं। और जब पूछा जाता है कि ये पुरुष मानसिकता 5-7 साल पहले क्यों नहीं थी, तो सवाल पूछने वाले को नस्लवादी कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। इस सब से गुजरने वाला स्वीडन अकेला नहीं है। इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन, हॉलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम कमोबेश इन्हीं हालातों से दो चार हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ जन्मे लोग अपने ही शहरों में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। तेजी से बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कट्टरता की खुराक पर पल रहा है। वो 2030-40 तक एक नए इस्लामिक यूरोप का सपना देख रहा है। इसी कारण अब कुरान के बहाने इनके बचाव के सभी मुस्लिम देश लामबंद होते दिख रहे हैं, ताकि नस्लवादी, इस्लामोफोबिया आदि नारे बजाकर स्वीडिश लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाए और इसे इस्लामोफोबिया का नाम दे दिया जाए।